सो हे गाइस, इस एनिमे की शुरुआत होती है आरएल नाम के इस लड़के से जो कि अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा था और उसके पापा एक्साइटेड होकर आरएल को बोलते हैं कि तो हाँ भाई पुत्र, अभी कल 10 साल का हो जाएगा, तू क्या गिफ्ट चाहिए। और हम जानते हैं कि आरएल कल 10 साल का होने वाला है और कल आरएल का बर्थडे है। और उसकी मॉम आरएल को बोलते हैं कि हाँ तो आरएल, कल तुम्हें तुम्हारी क्लास मिलने वाली है, क्या तुम एक्साइटेड हो। और आरएल का कोई जवाब नहीं आता और इसकी मॉम बोलती है मेरी तो रातों की नींद उड़ी हुई है ये सोच सोच कर कि तुम्हारी क्या क्लास होगी। और हम जानते हैं इस दुनिया के बारे में जहाँ पर जब भी कोई बच्चा 10 साल का हो जाता है तो गॉडेस उसे एक क्लास से ब्लेस करती है, जिसके की बाद वो बंदा उसी क्लास की जॉब में परफेक्ट बन सकता है। तो ऐसे ही कल हमारे आरएल का भी बर्थडे है और उसकी बहन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थी आरएल की क्लास जानने के लिए। तो अगले दिन वे जल्दी जल्दी चर्च की तरफ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि आज टाउन में सिर्फ आरएल का थोड़ी बर्थडे है, यहाँ पर काफी सारे बंदों का बर्थडे है। तो फादर वहाँ पर आता है और सबके लिए प्रेयर गाने लग जाता है। और इसके बाद फादर सबको एक लाइन में खड़ा करता है और एक एक करके बच्चों को बुलाने लग जाता है। जैसे ही सबसे पहला बच्चा स्टेज पर आता है तो जो फादर है वो उसके माथे पर हाथ रखकर गॉडेस से प्रे करने लग जाता है। प्रीस्ट को अपनी विजन में दिखती है एक फायर और एक हैमर। तो उस बच्चे से पूछता है हाँ भाई तुम्हें भी वही दिख रहा है, एक फायर और एक हैमर। तो वो बच्चा हाँ में सर हिलाता है और हमें पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है ये है एक ब्लैक स्मिथ। और ये बच्चा काफी खुश होता है क्योंकि इसे इसकी मनचाही क्लास मिल जाती है। अब धीरे धीरे करके सारे बच्चों को उनकी क्लास मिल रही थी और तभी आरएल की भी बारी आ जाती है। आरएल के स्टेज पर जाते ही सारे लोग आरएल की क्लास जानने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि आरएल था वन एंड ओनली स्वॉर्ड प्रिंसेस फरा और आर्कमेज लियोन का बेटा, जो कि किंगडम में काफी ज्यादा फेमस होते हैं। तो प्रीस्ट भी आरएल के सर पर हाथ रखता है और अपनी प्रेयर करता है, पर इस बार प्रीस्ट को अपनी विजन के अंदर कुछ भी नहीं दिखता। इसका मतलब है कि जो अपना आरएल है वो है क्लासलेस। और ऐसी अनाउंसमेंट सुनकर उसके मॉम एंड डैड के साथ पूरा टाउन ही शॉक में हो जाता है। आरएल का तो मानो काफी बुरा हाल था। फिर हम उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर आरएल अपनी ट्रेनिंग जारी कर रहा था। आरएल एक स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा था और उसकी मॉम उसके पास बैठी हुई होती है और बोलती है आरएल तुम टेंशन मत लो, क्या हुआ अगर तुम्हें कोई क्लास नहीं मिली तो हम ओवर टाइम कर इतने पैसे कमा लेंगे कि तुम बुढ़ापे तक आराम से बैठकर खाना। और तभी वहाँ पर आरएल की सिस्टर और फादर भी आ जाते हैं जो कि एक चाय पी रहे थे। आरएल उन लोगों के आगे अनाउंसमेंट करता है कि जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे को कोई भी क्लास नहीं मिली और मैं काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ इस चीज से, लेकिन ये ध्यान रखो कि जो मेरी मॉम है वो है स्वॉर्ड प्रिंसेस फरा और आप पूरे किंगडम की बेस्ट स्वॉर्ड प्रिंसेस हो, आपसे ऊपर कोई भी नहीं है। तो मैं आपसे बस ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बचपन से अभी तक स्वॉर्ड की ट्रेनिंग जारी रखी है, मैं आगे भी वही चीज को करना चाहता हूँ। अगर मुझे स्वॉर्ड मास्टर की क्लास मिलती तो मैं काफी ज्यादा खुश होता और मेरे लिए काफी ज्यादा आसानी भी होती, पर मैं फिर भी हर दिन हर रात प्रैक्टिस कर अपनी जो स्किल्स है उन्हें एनहेंस करना चाहता हूँ। और फिर इसके बाद जो आरएल होता है वो इनसे एक परमिशन ले लेता है जिसमें कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड्स में जाकर और स्वॉर्ड्समैन के साथ प्रैक्टिस करना चाहता था। तो इसके मॉम एंड डैड उसे ये परमिशन दे देते हैं, जिसके के बाद सीधा आरएल पहुंच जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड्स में, जहाँ पर जाकर वो देखता है कि पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं और ये दोनों भी एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे। तभी उनमें से एक आरएल को देख लेता है और वो वहीं पर रुक जाता है और उसे बोलता है कि हाँ भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो क्लासलेस थे ना। तो आरएल उन्हें बोलता है कि मैं यहाँ पर स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने के लिए आया जैसे कि तुम लोग भी कर रहे हो। तब वे लोग बोलते हैं कि अबे ओ भाई, हमें ना जो ये क्लास है ना स्वॉर्ड क्लास, ये हमें मिल रखी है, तो हमें सारी स्किल्स आती है, हम तो ऐसे बस प्रैक्टिस ही कर रहे थे। हाँ तो मैंने भी तो वही बोला, मैं भी तो वैसी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। आरएल की ऐसी बात सुनकर उन्हें लगता है कि ये पागल हो चुका है, ये कैसे स्वॉर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकता है। तो फिर वो उसे इग्नोर कर अपना काम करने लग जाते हैं। तभी आरएल उनमें से एक को बीच में रोक देता है और फिर वे बोलते हैं हाँ भाई क्या दिक्कत है, अब क्या दिक्कत हो गई। तब आरएल उन्हें बोलता है कि वो एक बच्चे के साथ स्पारिंग करना चाहता है, क्या उनमें से कोई आरएल की हेल्प करेगा, जिसके के बारे में सुनकर उनकी हंसी छूट जाती है। वो बोलते हैं कि तुम्हारी तो कोई क्लास भी नहीं है तो तुम हमसे कैसे लड़ सकते हो। तब आरएल बोलता है मेरी स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है, मैं तुम्हें इजीली हरा दूंगा। तो उन लोगों को समझ में आ जाता है कि जो आरएल है वो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है और उन्हें इसका ये ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ना पड़ेगा। तो वो आरएल को बोलते हैं ठीक है भाई हम लड़ने के लिए तैयार है, पर हाँ तुम्हारे पास तुम्हारी डिवाइन प्रोटेक्शन तो
है ना। दरअसल डिवाइन प्रोटेक्शन एक ऐसी प्रोटेक्शन होती है जो कि बच्चों के जन्म के साथ ही गॉडेस उन्हें दे देती है, जिसके की बाद उनके चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट हो जाता है और जब भी उस बच्चे के ऊपर कोई अटैक करा जाता है तो सबसे पहले उसका वो ऑरा डैमेज होता है और इसी के बाद ही उस बच्चे के चोट लगती है। और आरएल उन्हें बोलता है, हाँ भाई बेशक मेरे पास क्लास ना हो पर मेरे पास डिवाइन प्रोटेक्शन तो जरूर है। और फिर हो जाता है आरएल और उसमें से एक बच्चे का मैच स्टार्ट। आरएल उस बच्चे के हर एक अटैक का काउंटर कर रहा था और उस बच्चे को लगा था कि वो आरएल को बस 2 से 3 मिनट में हरा देगा, पर आरएल की स्वॉर्ड स्किल्स वाकई में लाजवाब थी। तभी उसका दोस्त उसे बोलता है कि हाँ भाई अभी तक तुम हरा नहीं पाए कैसे। और फिर हम देखते हैं कि आरएल धीरे धीरे कर उस पर भारी पड़ रहा था। तभी वो बच्चा अपने दोस्त को बोलता है कि हाँ भाई इसके ऊपर पीछे से हमला कर दो वरना ये मुझे हरा देगा। उसके ऐसा बोलते ही उसका एक दोस्त पीछे से अटैक करता है आरएल पर आरएल टाइम पर उसे डॉज कर लेता है और आरएल देखता है कि वे लोग एक दूसरे से ही लड़ना स्टार्ट कर चुके हैं और आरएल को लगता है कि उसे एक ओपनिंग मिल गई तो वो सीधा उनकी तरफ बढ़ता है और उन्हें एक मुक्के में और एक स्विंग में हरा देता है। वे लोग जमीन पर गिरे हुए आरएल को बोल रहे थे कि वे हारे नहीं है, आरएल ने उन्हें धोखे से हराया है। तभी पीछे से एक और लड़का आता है और ये लाल बालों वाला लड़का था जिसका की नाम था रेनर और वो उन दोनों को बोलता है कि हाँ भाई तुम हार चुके हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें जंग में दूसरा मौका मिलेगा, आरएल ने तुम्हें सीधा सीधा हराया है तो तुम अब यहाँ से फुर हो लो। और फिर वो आरएल के पास आता है और उसे पूछता है, हाँ भाई वो तुम ही लूजर हो ना जिसे कोई क्लास नहीं मिली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई किसी स्वर्ड्समैन को हराने की, मुझे पता है इन्हें अभी भी क्लास मिली है तो इसलिए तुम इन्हें आराम से हरा दोगे, पर मैं एक लेजेंडरी स्वर्ड मास्टर हूँ तो तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मैं इस किंगडम के कैप्टन इवांस का बेटा हूँ, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ एक ड्यूल के लिए। पर आरएल उसे ड्यूल नहीं करना चाहता था। तभी वो बोलता है, लग रहा है तुम मेरे फादर को जानते नहीं हो, वो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन है, तुम्हारी अच्छी किस्मत है जो तुम मेरे साथ लड़ने का एक मौका पा रहे हो। तभी आरएल बोलता है, ओह सो वो लेजेंडरी कैप्टन इवांस, हाँ मैंने उन्हें काफी बार देखा है, वो मेरी मॉम के पास दरअसल अक्सर आते रहते हैं क्योंकि उन्हें कुछ डीमन से लड़ने में मेरी मॉम की हेल्प चाहिए होती है। जिसकी की बात सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और वो बोलता है कि लग रहा है तुम स्वॉर्ड प्रिंसेस फर्रा के बेटे हो। हाँ हूँ, तो चलो अब मेरे साथ स्पारिंग मैच स्टार्ट करो क्योंकि मैं तुम्हें हरा कर ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरे फादर है वो तुम्हारी उस स्वॉर्ड प्रिंसेस मदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आरएल को समझ में आ जाता है कि ये पर्सनल ग्रज के चलते आरएल से लड़ रहा था, तो आरएल भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब वे दोनों लड़ ही रहे होते हैं और वे दोनों बच्चे साथ में उनको चीयर अप कर रहे थे। वे दोनों देखते हैं कि आरएल और रेनर एक दूसरे के साथ इवन मैच लड़ रहे थे। तभी रेनर अपनी एक स्किल का यूज करता है ड्यूअल ब्लेड स्लैश, जिसमें जब रेनर एक स्विंग करता है तो उसके 2 स्लैशेस बन जाते हैं। आरएल एक स्लैश को तो काउंटर कर देता है पर दूसरा स्लैश उसके लग जाता है और फिर वो आरएल वहीं पर हार जाता है। रेनर इस मैच को तो जीत गया था पर आरएल भी हार नहीं मानता, वो रोज ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है और आज उसकी ट्रेनिंग का तीसरा दिन होता है और आज उसकी बहन उसे जगाने आई थी, जो उसे जगाने के बाद सीधा ब्रेकफास्ट टेबल पर ले जाती है, जहाँ पर आरएल अपना ब्रेकफास्ट करते ही सीधा निकल जाता है अपनी ट्रेनिंग को करने। और उसकी मम्मा आरएल पे काफी ज्यादा प्राउड होती है, पर उसकी सिस्टर उसकी मम्मा से पूछती है कि हे मम्मा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरएल के पास कोई क्लास नहीं है, फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा है। तो आरएल की मम्मा सीधा उसे एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर एक काफी बड़ा डब्बा होता है। तो उसकी सिस्टर बोलती है, ये आप मुझे कबाड़ खाने में क्यों लेकर आए हो। तब उसकी मम्मा उसे दिखाती है एक डब्बा जिसके के अंदर काफी सारी टूटी हुई स्वॉर्ड्स पड़ी थी और उसकी मम्मा आरएल की सिस्टर को बोलती है कि तुम्हें पता है ये सारी स्वॉर्ड सिर्फ और सिर्फ आरएल ने ही तोड़ी है अपनी ट्रेनिंग के दौरान। और उसकी सिस्टर हैरान हो जाती है, क्या वो इतना ज्यादा पावरफुल है। तब उसकी मम्मा बोलती है कि आरएल एक बोर्न जीनियस है, अगर उसे क्लास नहीं मिली तो भी वो मेहनत करके वे सारी स्किल सीख सकता है जो कि एक क्लासलेस बंदा या फिर कोई क्लास वाला बंदा सीख पाएगा। सो तुम्हें अपने छोटे भाई को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस तरफ हम जंगल में देखते हैं जहाँ पर आरएल अपनी रोज की ट्रेनिंग को जारी रखता है और फिर आरएल इमेजिन करता है कि इतने दिनों से वो रेनर से इसलिए पिट रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो उसकी स्किल को एकदम ध्यान से एकदम करीब से देख पाए। और अब फाइनली आरएल अपनी ट्रेनिंग के उस मोड पर पहुंच चुका है जहाँ पर आरएल उसके उस डबल स्लैश को कॉपी कर पाएगा। तो आरएल अपनी पूरी ताकत लगाता है और उस डबल स्लैश को कॉपी करने में कामयाब हो जाता है और आरएल ने एक नई स्किल अभी अभी एक्वायर करी है। आरएल खुश हो ही रहा होता है, तभी उसे अपने पीछे से किसी की प्रेजेंस फील होती है और ये प्रेजेंस ब्लड लस्ट में बदल जाती है। तभी आरएल एकदम से चौकन्ना होकर अपने पीछे अटैक करता है जहाँ पर वो देखता है कि एक गोब्लिन इस पर अटैक कर रहा था। तो आरएल समझ जाता है कि उस पर मॉन्स्टर्स अटैक करना चालू कर चुके हैं, पर आरएल ने इजीली उस गोब्लिन को हरा दिया था। तो अपने आरएल को कोई भी टेंशन नहीं थी, तो वो सोचता है क्यों ना मैं टाउन में जाऊं, अगर वहाँ पर कोई मॉन्स्टर मिला तो मैं उसे मार दूंगा। पर तभी आरएल को जंगल के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती
है और ये आवाज किसी इंसान की थी। तो आरएल जल्दी जल्दी उस डायरेक्शन में भागता है और देखता है कि वहाँ पर तो एक हॉबगॉब्लिन है जो कि एक काफी रेयर मॉन्स्टर होता है और कोई ए रैंक बंदा ही इसे हरा सकता है। और आरएल क्योंकि बच्चा था तो उसके पास कोई भी चांस नहीं था कि वो इसे जीत सकता है। तभी आरएल देखता है कि रेनर इससे लड़ रहा था और उस हॉबगॉब्लिन ने रेनर को उठाकर इस ट्री में पटक दिया था। और अब ये हॉबगॉब्लिन रेनर की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसका काम तमाम कर सके और रेनर के दिमाग में उसका पूरी जिंदगी का फ्लैशबैक आता है। रेनर अपने फादर से सॉरी बोलता है कि वो एक नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन नहीं बन पाया, पर तभी वो देखता है कि जो हॉबगॉब्लिन था उसके पीछे से किसी ने डबल स्लैश से उसे हरा दिया था और ये बंदा था अपना आरएल, जिसकी की स्किल्स देखने के बाद रेनर आरएल से पूछता है ये तुमने कैसे कर दिया। तब आरएल बोलता है ओ रेनर यार तुम भी ना अभी बिल्कुल मरने की हालत में और तुम्हें मेरी स्किल्स की पड़ी है, चलो एक काम करो ये लो ये पोर्शन पियो। दरअसल रेनर को वैसे तो चोट नहीं लगी थी पर आरएल देखता है कि उसकी डिवाइन प्रोटेक्शन लगभग खत्म होने वाली थी। तो आरएल का ये पोर्शन रेनर की डिवाइन प्रोटेक्शन को वापस से ठीक कर देता है और रेनर वापस से पहले जैसा एकदम नया हो जाता है। और फिर रेनर आरएल से पूछता है हाँ भाई वो तुमने क्या करा, ये शायद डबल स्लैश था ना, ये तुमने कब सीख लिया भाई, तुम्हारे पास तो कोई स्किल भी नहीं है, तुम्हारे पास तो कोई क्लास तक नहीं है। तब आरएल बोलता है क्या तुम श्योर हो कि मेरे पास कोई स्किल और क्लास नहीं है, मैंने अभी अभी तुम्हारे आगे वो डबल स्लैश तुम्हारे स्किल को कॉपी करके दिखाया। तब रेनर को लग रहा था कि आरएल झूठ बोल रहा है, ये इसका कोई और दूसरा अटैक होगा। तब आरएल उसे बोलता है कि क्यों ना हम एक स्पारिंग सेशन कर पता लगा ले। और फिर ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और फिर फाइनली ये दोनों ट्विन ब्लेड स्लैश को एक्सचेंज करते और जो आरएल का जो डबल स्लैश था और इसका जो ट्विन ब्लेड स्लैश था वे दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और कैंसिल आउट हो जाते और रेनर को लग रहा है इसने सचमुच ये सीख लिया। पर तभी एक तीसरा स्लैश रेनर के लगता है। रेनर को समझ में नहीं आता कि अगर आरएल ट्विन ब्लेड स्लैश का यूज कर रहा है तो इसका ये तीसरा स्लैश कहां से आया। तब आरएल ने बोला जब मैं इस स्किल को सीख रहा था तो मैंने देखा कि तुम सिर्फ एक स्विंग में 2 स्लैश ही फेंकते हो, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसका नंबर बढ़ा दूं, तो ये मेरा अपना डबल स्लैश है। अबे ओए बुद्धू तुम्हें नहीं लगता तुमने क्या कर दिया भाई, इसके नाम में ही ट्विन ब्लेड है यानी कि इससे सिर्फ 2 स्लैश निकल, तुम तो 3 स्लैश फेंक रहे हो। तब आरएल बोलता है 3 की बात करो, मैं तो इससे ज्यादा भी फेंक सकता हूँ। और फाइनली रेनर उससे अपनी हार मान जाता है। अब आरएल घर पर बैठकर डिनर कर रहा था और वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी ट्रेनिंग का फल उसे मिल गया था। तभी आरएल की मॉम सभी लोगों को अनाउंस करते हैं कि इनके जो सिटी का कैप्टन है कैप्टन एवांस, उसका जो बेटा रेनर है वो एक जगह पर गया है जिसे की सिटी ऑफ स्वॉर्ड्स के नाम से जानते हैं और इस सिटी का नाम था ब्रेस्गिया, जो की एक सिटी ऑफ स्वॉर्ड है। यहाँ पर काफी सारे एडवेंचरर्स और स्वॉर्ड्समैन रहते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग रोज करते हैं। और आरएल भी अपने मन में ठान लेता है कि उसे भी इसी जगह पर जाकर आगे की स्वॉर्ड ट्रेनिंग करनी है। अब हम देखते हैं 5 साल बाद का सीन जहाँ पर एक जंगल के अंदर एक कैरेज पर कुछ लोग सवार होकर जा रहे थे और तभी कैरेज ड्राइवर इन लोगों को बोलता है कि वो ब्रेस्गिया जस्ट पहुंचने वाले हैं। और इनके कैरेज में थे 2 बंदे जो कि एडवेंचरर्स थे और ये दोनों एक दूसरे के साथ एडवेंचरिंग की बातें कर रहे थे। ये लड़की बोलती है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है और इसकी स्पीड तो अनमैच्ड है और ये लड़का भी बताता है कि हाँ भाई मैं भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं एक स्लैश में किसी भी मॉन्स्टर का काम तमाम कर सकता हूँ। और दूसरे पैसेंजर्स इनके साथ काफी ज्यादा इंप्रेस हो रखे थे और उन्हें काफी ज्यादा सेफ भी फील हो रहा था। तभी वो कैरेज ड्राइवर ने बोलता है अच्छा तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हो तो आपकी स्किल्स को हमें शो करने का टाइम आ चुका है। और हम आगे देखते हैं कि पूरा एक और खर्ड आगे खड़ा होता है जिसे कि देखने के बाद इन दोनों के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से भरा हुआ था। कैरेज के बाकी पैसेंजर्स इन्हें बोलते हैं कि प्लीज आप हमारी हेल्प करो, पर ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और ये बोलते हैं कि हम किन्हीं स्ट्रेंजर्स के लिए अपनी जान खतरे में नहीं लगाना चाहते, तुम अपने खुद देख लो। और ऐसा बोलकर वे वहाँ से भाग जाते हैं। कैरेज ड्राइवर डिसाइड करता है कि वो वहाँ से रिट्रीट करेगा, पर तभी उन पैसेंजर्स में से एक बंदा आगे आता है। कैरेज ड्राइवर उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानता और हर्ट की तरफ आगे बढ़ता है और उन पर अटैक करने लग जाता है। और ये बंदा था अपना आरएल जो कि एक एक कर सभी ऑर्ब्स को हरा रहा था। पैसेंजर्स को तो ऐसा लग रहा था मानो आरएल टेलीपोर्ट होकर सबको हरा रहा हो, पर तभी आरएल को चारों तरफ से काफी सारे मॉन्स्टर घेर लेते हैं। तभी वो कैरेज ड्राइवर बोलता है चलो अब हमें इसकी असली स्किल्स को देखने का मौका मिलने वाला है। और तभी वे लोग देखते हैं कि आरएल मानो एक डांस कर रहा हो, एक स्वॉर्ड डांस। और कैरेज ड्राइवर बोलता है जहाँ तक मुझे याद है ऐसा डांस तो सिर्फ स्वॉर्ड प्रिंसेस फरा ही करा करती थी और ये तो एक फीमेल स्वॉर्ड प्रिंसेस की स्किल है। और तभी आरएल उनके बॉस की तरफ बढ़ता है जिसे कि वो एक ही अटैक में मार देता है और सारे लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि आरएल ने अभी अभी उनकी जान बचाई है। अब आरएल उन्हें बोलता है कि चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे ब्रेस्गिया में जाना है ताकि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग
हो जाओ। तब वो कैरेज ड्राइवर बोलता है कि सर आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो ऑलरेडी, आप बर्ड्स के जाकर क्या करोगे। तभी उनमें से एक पैसेंजर बोलता है सर आपकी क्या क्लास है। तब एरल बोलता है मेरे पास कोई क्लास ही नहीं है, मैं तो बस एक क्लासलेस नोबडी हूँ। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर एरल अपनी मम्मा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। एरल उन्हें अपनी नई नई ये स्किल दिखाता है जो कि थी ट्विन ब्लेड स्लैश। एरल की मम्मा को लगता है कि वो एक सपना देख रही है क्योंकि उन्हें पता था कि एरल बिना क्लास के कोई भी स्किल नहीं सीख सकता। पर एरल बोलता है कि मैंने अपनी खुद की इतनी प्रैक्टिस करी कि मैंने ये स्वॉर्ड स्किल मास्टर कर ली। और एरल की मम्मा काफी ज्यादा खुश हो जाती है, उन्हें पता था कि उनका बेटा जीनियस है। तो एरल उनसे पूछता है कि हे मम्मा क्या आप मुझे अपनी और ज्यादा स्किल्स दिखा सकते हो। और उसके बाद एरल को उसकी मम्मा ने 5 साल तक ट्रेनिंग दी थी और अब एरल ब्रेस गैप पहुंच चुका था। ड्राइवर उसे जगाता है और ये काफी ज्यादा बड़ी सिटी थी जहाँ पर सारे लोग एक स्वॉर्ड्समैन थे। ड्राइवर बताता है कि यहाँ पर हर एक बंदा तुम्हें या तो स्वॉर्ड्समैन मिलेगा या फिर कोई स्वॉर्ड से रिलेटेड काम करने वाला बंदा। तब एरल बोलता है हाँ भाई तुम कौन से लेवल के स्वॉर्ड्समैन हो। तब वो कैरेज ड्राइवर बोलता है नहीं भाई मैं तो बस एक कैरेज ड्राइवर हूँ, तुम्हें क्यों लगा कि मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ। तब एरल बोलता है जहाँ तक मैंने तुम्हारे हाथों को देखा है तुम्हें काफी पावरफुल स्वॉर्ड्समैन लगते हो। तब वो कैरेज ड्राइवर एरल को बोलता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन रखने वाले बंदे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं एक्चुअली में एक स्वॉर्ड्समैन ही हूँ पर मैं अपने फ्री टाइम में इस कैरेज को ड्राइव करता हूँ। फिर उसके बाद वो एरल को बताने लग जाता है कि जब वो इस सिटी में जाएगा तो काफी सारी गिल्ड उसे अपने अंदर रिक्रूट करना चाहेगी, एरल को बेस्ट गिल्ड चूज करनी चाहिए। और इसके बाद वो टाउन के बारे में बाकी चीजें भी एरल को बता देता है और एरल सीधा निकल जाता है टाउन की तरफ। जब एरल टाउन में चल रहा था तो वो देखता है कि सब लोग अपनी अपनी गिल्ड में नए नए रिक्रूट्स को डालना चाहते थे और एरल भी उनके बीच में से चल रहा था। तभी एरल के पीछे एक लिलिया नाम की लड़की पड़ जाती है जिसे कि एरल इजीली डॉज कर देता है। तब वो लड़की बोलते है ओ तुमने मुझे बिना देखे डॉज कर लिया, लग रहा है तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर एक स्वॉर्ड्समैन का अच्छा सा टैलेंट है, तो क्या तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो। पर एरल बोलता है कि मेरे पास अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, बस तुम मुझे। पर वो उसकी बात को पूरा करने नहीं देती और उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाती है और बोलते है जल्दी से इस पे साइन करो तुम हमारी गिल्ड में एडमिट हो जाओगे। तो फिर एरल चुपचाप वहां से जाने लग जाता है पर वो लड़की एरल के पीछे ही पड़ जाती है। तो वो लड़की बोलती है अगर तुम हमारी गिल्ड में ज्वाइन होगे तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी। पर एरल उसे फिर भी मना कर देता है। तभी एरल उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बस इतना बता सकते हो कि इस टाउन में सबसे ज्यादा पावरफुल गिल्ड कौन सी है। तब वो लड़की एरल को बोलते है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अभी अभी तुमने मेरे से मना करा है कि तुम मेरी गिल्ड में नहीं ज्वाइन होना चाहते और तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि टाउन की सबसे पावरफुल गिल्ड कौन सी है। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, वो है ब्लैक ब्लेड। उस गिल्ड के अंदर 8 ए रैंक मेंबर्स है। तब एरल सीधा ब्लैक ब्लेड के हेडक्वार्टर्स में जाता है, जाके गार्ड से पूछने के बाद वो एक लाइन में खड़ा हो जाता है जिससे कि वो इस गिल्ड के अंदर एंट्रेंस का टेस्ट दे सके। काफी सारे लोग वहाँ पर खड़े होते हैं मानो कि सब लोगों को इसी गिल्ड में एडमिट होना था। और जब एरल की बारी आती है तब वहाँ का जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो एरल से उसकी क्लास पूछता है। तब एरल बोलता है कि मैं एक क्लासलेस नोबडी हूँ। तब वो उसकी बात सुनते ही बोलता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, हम किसी क्लासलेस नोबडी को अपने अंदर नहीं लेते। और बाकी लोग भी एरल के बारे में बात बनाने लग जाते हैं कि हे भाई ये तो क्लासलेस है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, लग रहा है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। तब एरल उन्हें बोलता है कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि मैं इजीली तुम्हारा टेस्ट क्लियर कर लूंगा। पर वे लोग नहीं मानते। पर वहाँ पर एक ए रैंक मेंबर आ जाता है जिसके की देखने के बाद एरल वहाँ से सीधा चला जाता है। एरल को पता था कि यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं होने वाला। फिर एरल धीरे धीरे कर काफी सारे गिल्ड्स में जाता है पर सब लोग उसे मना कर देते हैं। तो एरल एक जगह पर आराम से बैठ जाता है। एरल को याद आता है कि यहाँ पर आने से पहले उसकी मम्मा ने उसे एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया था और एरल को समझ में आ जाता है कि इसकी मम्मा ने ऐसा क्यों करा था, क्योंकि ये क्लासलेस है तो फिर इसे भी कोई भी अपनी गिल्ड में ज्वाइन करवाना नहीं चाहेगा। अब एरल को याद आता है कि इसकी मम्मा भी एक टाइम पर एक गिल्ड की मेंबर थी तो वो उसी गिल्ड में ट्राई करने जा रहा है। तभी एरल के पीछे वही लड़की वापस से आ जाती है और वो लड़की एरल को बोलते कि तुम मेरी गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ, लग रहा है तुम्हें और किसी गिल्ड ने नहीं लिया। फिर एरल उसे बोलता है नहीं मुझे पता है मुझे किस गिल्ड में जाना है। और फिर एरल सीधा वहां पर जाने लग जाता है पर वो लड़की उसके पैरों में गिरकर बोलते है कि प्लीज हमारे गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ। पर एरल फिर भी उसकी बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। अब इतना सब बीतने के बावजूद वो लड़की एरल का पीछा नहीं छोड़ती और एरल अपनी गिल्ड को ढूंढने में व्यस्त था। तभी वो लड़की एरल के पास आती है और बोलती है देखो हमारी गिल्ड भी यहीं पर है, क्या तुम हमारी गिल्ड को तो नहीं ढूंढ रहे। तब एरल बोलता है बकवास मत करो, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो वो लड़की बोलती है एक बार वहां पर नजर घुमा के तो देखो, तुम हमारी गिल्ड के जस्ट सामने खड़े हो। एरल देखता है कि उसकी गिल्ड काफी ज्यादा बड़ी होती है। तब वो लड़की बोलती है हाँ मुझे पता है कि हमारी गिल्ड काफी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि हम एक टाइम पर इस वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 गिल्ड हुआ करते थे और हमारी गिल्ड सबसे ज्यादा फेमस भी थी। तब एरल बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पास मेंबर्स की इतनी क्या कमी पड़ी है कि तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो। तब वो लड़की बोलती है कि अभी एक्चुअली हमारा बुरा टाइम चल रहा है तो हम किसी को भी रिक्रूट कर सकते हैं, पर तुम टेंशन मत लो, हम जल्दी फेमस होने वाले हैं, क्योंकि जब तक ड्यूअल स्वॉर्ड किंग हमारे ड्रैगन फैंग को लीड कर रहे हैं हम नंबर 1 वापस से आ सकते हैं। तब एरल को याद आता है कि उसकी मम्मा ने उसे
ड्रैगन फैंग ही अपनी गिल्ड का नाम बताया था। तो एरल समझ जाता है यही वो गिल्ड है जिसके के अंदर उसे मेंबर बनना है। अब वो लड़की एरल को गिल्ड के अंदर लेकर जाती है। एरल वहां पर जाकर देखता है कि एक बंदा दारू के नशे में धुत पड़ा हुआ था और वो उस लड़की से पूछता है कि ये तुम किस बंदे को उठा लाई। तब वो लड़की बोलती है कि ये हमारा न्यू मेंबर है। तब वो बंदा एरल को बोलता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, इस गिल्ड का नामो निशान मिटने वाला है। और ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। तभी लड़की बताते है कि दरअसल ये बंदा इसका डैड है और ये एक टाइम पर वर्ल्ड का नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन हुआ करता था और यही है वो डुअल स्वॉर्ड किंग। पर एक टाइम पे इसकी एक हाथ कट गया था जिसके के बाद ये ऐसा हो गया है, पर जल्दी ये अपनी फॉर्मर ग्लोरी को वापस लेने वाले हैं। क्या उसमें एरल उसका साथ देगा? तो एरल बोलता है हाँ मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और एरल को एक कॉन्ट्रैक्ट दे देती है जिस पर एरल सीधा साइन कर देता है। अब इसके बाद वो लड़की पहली बार एरल की डिटेल्स पूछती है। उसे उसका नाम भी अभी ही पता चला था और उसकी क्लास जब वो पढ़ती है तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं क्या तुम क्लासलेस हो? तब एरल बोलता है हाँ। तब वो लड़की को लगता है कि ये मजाक कर रहा है, पर एरल काफी ज्यादा सीरियस होता है और वो अपना सर्टिफिकेट दिखा देता है। तो वो लड़की चुपचाप खड़ी होती है और पास में टंगी एक स्वॉर्ड को उठाकर एरल पर चढ़ जाती है और बोलती है तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करा, समझे? अभी की अभी तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ने वाले हो, समझ गए? और एरल को समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रही है। तो वो लड़की बोलते है कि तुम्हें लग रहा है समझ में नहीं आया, तुम एक क्लासलेस हो, तुम हमारे गिल्ड का पूरा नाम डुबा दोगे। तभी वहाँ पर एक लाल बालों वाली लड़की आ जाती है और वो फिर उस लड़की को बोलते है हाँ भाई लिलिया क्या दिक्कत है, और हमें इस लड़की का नाम पता चल जाता है जो कि होता है लिलिया। तब लिलिया बताती है कि इस बंदे ने इसके साथ चीटिंग करी, ये एक क्लासलेस नोबडी है और फिर भी इसने इनकी गिल्ड को ज्वाइन कर लिया। जैसी वो लड़की क्लासलेस सुनती है तो वो काफी ज्यादा अलर्ट हो जाती है और वो देखती है कि ये बंदा आरएल है। तो वो पूछता है कि हाँ भाई कौन हो तुम, मैंने तो नहीं पहचाना तुम्हें। तब वो लड़की बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मुझे नहीं पहचाना, हम दोनों सेम टाउन में ही रहा करते थे और हम दोनों ने एक साथ काफी सारे स्पारिंग सेशंस भी कर रहे हैं। आरएल बोलता है नहीं, मुझे तो तुम्हारी जैसी अगर कोई ब्यूटीफुल लड़की दिखती तो मैं उसे हमेशा याद रखता। इसको कि सुनने के बाद ये लड़की काफी ज्यादा ब्लेस करने लग जाती है। तब आरएल उसे बोलता है कि तुम्हारे जैसे सेम टू सेम एक बच्चे के लाल बाल थे जिसके के साथ आरएल काफी ज्यादा स्पारिंग करा करता था और हाँ वो कैप्टन इवांस का भी बेटा था। तभी वो लाल बालों वाली लड़की बोलती है कि हाँ भाई मेरा नाम रेनर है और एक्चुअली में भाई सच में इसका नाम रेनर है और वो लड़का नहीं था भाई, लड़की थी लड़की। और फिर रेनर आरएल को बोलते कि और कैप्टन इवांस का हमेशा से एक लड़की थी ना कि कोई लड़का। तभी लिलिया उनकी कन्वर्सेशन को बीच में रोकते हुए बोलते कि रेनर क्या ये वही लड़का है जिसके के बारे में तुमने मुझे बताया था कि तुम इसे कभी भी एक स्पारिंग सेशन में नहीं हरा पाई थी। तब रेनर बोलते हैं हाँ ये वही है, पर अब मैं उतनी कमजोर नहीं रही, मैंने 5 सालों तक काफी अच्छी ट्रेनिंग कर रही है और मैं अभी से काफी स्ट्रॉन्ग होगी। चलो एक स्पारिंग सेशन करते हैं। और फिर वे दोनों एक स्पारिंग सेशन पे चले जाते हैं जहाँ पर वो एक ट्रेनिंग फील्ड में जाने लग जाते हैं और रेनर काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका इतने सालों का सपना पूरा होने वाला था, वो फाइनली अपने दुश्मन को हराने वाली थी। वे दोनों पोजीशन लेते हैं और रेनर पहला अटैक करती है जो की थी ट्विन ब्लेड स्लैश। आरएल सोचता है ये तो वही पुराने वाला अटैक कर रही है, तो आरएल भी उसे अपने ट्विन ब्लेड स्लैश से रोकने की कोशिश करता है, पर रेनर का ट्विन ब्लेड स्लैश वैसे नॉर्मल वाले स्लैश से काफी ज्यादा पावरफुल था और आरएल को वो लग जाता है। तब रेनर बोलती है कि तुमने अपना गार्ड डाउन करा, अगर तुम तमीज में नहीं लड़े तो तुम्हें काफी ज्यादा चोट लगने वाली है क्योंकि मैं वही पुरानी रेनर नहीं रही। और इसके बाद वो बताते हैं कि जो इसकी स्वॉर्ड है वो काफी ज्यादा हैवी है जिसकी वजह से उसके ट्विन ब्लेड स्लैश काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। फिर वे दोनों लड़ने लग जाते हैं और आरएल उसके हर एक अटैक का काउंटर कर रहा था। तब आरएल उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम इतनी भारी स्वॉर्ड को इतने अच्छे से चला रही हो, लग रहा है तुम क्रेजी स्ट्रॉन्ग हो। और आरएल अपने और उसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस बनाता है और उसे बोलता है कि तुमने मुझे अपना सीक्रेट बताकर काफी बड़ी गलती करी है। अब मुझे पता है कि अगर तुम इतनी ज्यादा ताकत इस इतनी भारी ब्लेड को चलाने में लगा रही हो तो तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा कम होगी, तो अब मैं तुम्हें इजीली हरा सकता हूँ। पर रेनर को काफी यकीन था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी रेनर को एक ओपनिंग मिलती है और वो आरएल पर अटैक करती है और उसे लग रहा था मानो उसने आरएल को हरा दिया हो, पर तभी उसे पता चलता है जिस चीज को उसने हराया है वो तो बस एक आफ्टर इमेज थी और आरएल उसके पीछे से अटैक करता है। तब रेनर उसे बोलते है कि मैंने अभी अभी तुम्हारे ऊपर अटैक करा पर तुमने इतनी फास्टली मेरे अटैक को कैसे डॉज करा, लग रहा है तुमने कोई नई नई स्किल्स को एक्वायर करा है। और आरएल बोलता है हाँ भाई तुम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मेरे इस अटैक के बावजूद तुम्हारी डिवाइन प्रोटेक्शन जरा सी भी कम नहीं हुई है। और उसके बाद आरएल उसके हर एक अटैक को डॉज करने लग जाता है और रेनर तो बस आरएल की आफ्टर इमेजेस से ही लड़कर काफी ज्यादा थक गई थी। अब रेनर उसे बताते हैं कि उसके पास एक काफी ज्यादा पावरफुल स्किल है गट्स, जिसकी वजह से वो उस पर कितना भी अटैक कर सकता है, पर रेनर की डिवाइन प्रोटेक्शन कभी भी खत्म नहीं होगी। और तभी आरएल को समझ में आ
जाता है और फिर वो एक अपनी मम की स्किल को यूज करता है जो की थी ऑब्टेन काउंटर, जिसकी वजह से वो रेनर को हरा देता है। लिलिया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आरएल जिसके के पास कोई भी क्लास नहीं है उसने हमारी सबसे पावरफुल मेंबर को इजीली हरा दिया। आरएल अब उसकी थोड़ी सी तारीफ करता है और लिलिया रेनर को उठाती है और रेनर को काफी ज्यादा शर्म आती है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। अब लिलिया आरएल का फाइनली अपनी टीम में वेलकम करती है। आरएल समझ जाता है कि जब तक उसको ये नहीं पता था कि आरएल क्रेजी स्ट्रॉन्ग है, जब तक उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी और अब उसको लिलिया काफी ज्यादा पसंद करने लग गई थी। अब आरएल लिलिया से बोलता है कि तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दे सकते हो क्या? तो लिलिया उसे सवाल पूछती है तो आरएल बोलता है कि इस गिल्ड के एल कैसे लग गए? तो लिलिया बताती है कि दरअसल उसके फादर का एक बार एक हाथ कट गया था, जिसके के बाद ये काफी ज्यादा कर्जे में आ चुके हैं। तब आरएल उससे पूछता है कि हाँ भाई कितना कर्जा है? तब वो बताती है कि खुसर पुसर खुसर पुसर। भाई पता नहीं क्या बताया था, कान में बोला था, बस आरएल के रिएक्शन को देखकर पता लगा लो उसने कितना बड़ा अमाउंट बोला होगा। तब लिलिया आरएल को बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगले हफ्ते है गिल्ड कॉम्प बैटल, जिसमें की प्राइस मनी इतनी है कि हम अपने 2 बार डेट उतार सकते हैं, बस हमें उसे जीतना पड़ेगा। उस टूर्नामेंट के अंदर एंटर होने के लिए हमें कम से कम 3 मेंबर्स की जरूरत थी और अब तुम्हें मिलाकर हमारे पास 3 मेंबर्स हो चुके हैं। अब हम रेनर का पास्ट देखते हैं जहाँ पर 5 साल पहले ब्रेस्गिया में वो आई थी। यहाँ पर आने के बाद रेनर ने काफी ज्यादा ट्राई करा था किसी अच्छी गिल्ड में जाने का, पर कोई भी गिल्ड उसे नहीं ले रही थी। तभी ड्रैगन फैंग की गिल्ड वहाँ पर आती है और रेनर को अपने अंदर एडमिट कर लेती है। इस गिल्ड को छोड़ने का मन बिल्कुल भी नहीं था और वो इस गिल्ड को हर हाल में बचाना चाहती थी। और अब अगला दिन होता है और हम देखते हैं टाकेरू को जो कि अभी अभी सोकर जागा था और टाकेरू सीधा बाहर लॉबी में आ जाता है जहाँ पर रेनर और लिलिया पहले से बैठी हुई थी। टाकेरू के आने के बाद लिलिया उन्हें अनाउंस करती है कि फाइनली अब ड्रैगन फैंग के अंदर 3 मेंबर्स हो चुके हैं। इसका मतलब है वो गिल्ड कंपटीशन में जा सकते हैं और अब वे उस कंपटीशन के अंदर जाने का फॉर्म भरना चालू कर रहे हैं और ये कंपटीशन इस वीकेंड को होने वाला है। इसके बाद लिलिया इन दोनों को इस कंपटीशन के रूल्स बताती है। वो बोलते हैं कि इस कंपटीशन से हमें इतनी प्राइस मनी मिल जाएगी कि हम अपने सारे डेट रीपे कर सकते हैं और इस कंपटीशन के खेलने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हर एक टीम के 1-on-1 मैचेस होते हैं और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स है हर एक टीम में 6 होते हैं, पर क्योंकि हमारी टीम में सिर्फ 3 ही मेंबर्स है तो इसका मतलब है हमारी टीम के हर एक मेंबर को 2 मेंबर से लड़ना पड़ेगा। पर जब तक सब कुछ ठीक रहेगा, जब तक कि हमारा कोई मैच किसी ए रैंक स्वॉर्ड्समैन के साथ नहीं लगता। तब आरएल उन दोनों से उनकी रैंक पूछता है तो वे लोग बताते हैं कि ये दोनों बी रैंक के हैं और फिर लिलिया इन्हें बताते हैं कि जो हाईएस्ट रैंक होती है वो होती है ए और जो सबसे लोएस्ट होती है वो होती है डी। और क्योंकि आरएल ने इजीली रेनर को हरा दिया था तो इसका मतलब है वो अबव बी क्लास है, पर वे लोग श्योर नहीं थे कि आरएल ए क्लास का है या फिर नहीं। अब सब कुछ जानने के बाद जो रेनर होती है वो सीधा अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। तब आरएल रेनर से बीच में रोकते हुए पूछता है कि हे आरएल, क्या तुम एक पावर ब्लेड्समैन हो, है ना? तो तुम्हारे पास कोई अच्छी सी स्किल है क्या? तब रेनर आरएल को बताते हैं कि उसके पास गट्स नाम की एक स्किल है जिससे कि उसकी डिवाइन प्रोटेक्शन काफी देर तक चलती जाती है। तब आरएल सोचता है कि काश मैं उसे सीख सकता। तो वो रेनर से बोलता है कि क्या तुम मुझे ट्रेनिंग में हेल्प करोगी? पर रेनर बोलता है कि तुम्हें किसी और को चूज करना चाहिए, मैं तो तुमसे काफी कमजोर हूँ। पर आरएल बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही ट्रेनिंग करनी है और वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाता है। तब रेनर आरएल से पूछते है कि वो ट्रेनिंग में क्या करवाना चाहता है तो आरएल बोलता है बस उसे बांध कर पीटना है। तो रेनर को काफी अजीब लग रहा था, पर आरएल बताता है जब वो किसी स्किल से पीटता है तब थोड़े टाइम बाद आरएल को वो स्किल अच्छी लगने लग जाती है और फिर उसे कुछ टाइम में वो समझ में आ जाती है और फिर इसके बाद आरएल उस स्किल को अच्छे से कॉपी कर सकता है। अब वे लोग ट्रेनिंग करने लग जाते हैं और लिलिया वहां पर भागकर आती है और कहती है कि तुम्हें ये न्यूज जाननी चाहिए, ये देखो ये क्या हो गया हमारे साथ। हमारा मैच लगा है यहाँ की टॉप गिल्ड ब्लैक ब्लेड के साथ जिसमें कि 8 ए रैंक एडवेंचरर्स है। हमारे तो एल लग गए भाई। और लिलिया काफी ज्यादा घबरा रखी होती है, पर वो अपने आप को सांत्वना देते हुए बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, पर हमारे पास आरएल है जो कि उन ए रैंक मॉन्स्टर्स की चटनी बना देगा। और इधर देखती है आरएल को जो कि मरा हुआ सा पड़ा होता है और फिर वो रेनर को धमकाने लग जाते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, आरएल को ऐसे पीटना बंद करो वरना फिर वो कंपटीशन आने तक मर जाएगा। पर इन्हें समझाती है कि आरएल ने उसे पूछा था। तभी आरएल उठता है और फिर ये लंच पर चले जाते हैं। अब फाइनली देखते ही देखते उस कंपटीशन का दिन आ जाता है और यहाँ पर सारे लोग लाइन अप में खड़े थे। तभी लिलिया देखते कि आसपास के कुछ लोग एक
एक दूसरे से बात कर रहे थे कि उन्हें किस टीम पर सट्टा लगाना चाहिए और उनका जवाब था कि उन्हें ब्लैक ब्लेड पर सट्टा लगाना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल पार्टी है। जिसको कि सुनने के बाद लिलिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और रेनर उसे रोकती है और उसके बाद लिलिया को एक आइडिया आता है और वो काफी सारे पैसे अपनी टीम पर लगा देती है। अब तभी ब्लैक ब्लेड का गिल्ड मास्टर जिसका के नाम था जॉर्ज वो उनके पास आता है और उन्हें बोलता है कि तुम अपना मैच फॉरफिट कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पहले से एल लग चुके हैं। तुम्हारे पास 0 चांसेस है मेरी टीम को बीट करने के। पर लिलिया काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि वे उसे हरा सकते हैं क्योंकि इनके पास था आरएल और जॉर्ज उन्हें बताता है कि उसे पता था कि वे लोग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए इसलिए वो पहला मैच ही इनके साथ अपना कुछ सेटिंग से लगवा चुका था और ये सारे काम इसी के होते हैं। और लिलिया को इसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है पर आरएल को वेट था मेन इवेंट का और जैसे मेन इवेंट स्टार्ट होता है तो सारे लोग चीयर अप करने लग जाते हैं। वे लोग देखते हैं कि जॉर्ज ने इनसे लड़ने के लिए अपने सारे बेस्ट मेंबर्स को चूज कर रहा है और फिर पहला मैच स्टार्ट होता है जो कि होता है AK रैंक स्वर्ड्समैन फेंसर और अपने आरएल के बीच। और जब अनाउंसमेंट होती है तो सब लोगों को पता चल जाता है कि जो अपना आरएल है वो एक क्लासलेस है। सभी लोगों को लगता है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, कोई भी क्लासलेस कैसे हो सकता है। और सभी लोगों को लग रहा था कि आरएल झूठ बोल रहा है कि वो क्लासलेस कैसे हो सकता है, क्लास तो सभी लोगों को मिलती है। और ये A रैंक स्वर्ड्समैन भी आरएल को बोलता है अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो मैच को फॉरफिट कर लो। पर आरएल को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर मैच स्टार्ट होता है और फिर आरएल का अपोनेंट उस पर अटैक करता है और उसे लग रहा था कि वो जीत गया पर तभी पता चलता है कि दरअसल आरएल ने तो अपनी आफ्टर इमेज के लिए यूज कर रही थी। इसके बाद वो उसका अपोनेंट काफी बार अटैक करता है पर हर बार उसका अटैक सिर्फ एक आफ्टर इमेज पर लैंड हो रहा था और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। आरएल उस पर 3-3 4-4 आफ्टर इमेज बनाकर अटैक कर रहा था और आरएल के एक ही अटैक में वो चित हो जाता है और इस मैच का विनर था अपना आरएल, एक क्लासलेस नोबडी। और इसके बाद आरएल का मैचअप था एक दूसरे A रैंक स्वर्ड्समैन के साथ जो कि 2 ब्लेड्स को यूज करता है। आरएल उसे भी अपना ड्यूअल ब्लेड स्लैश इस्तेमाल कर हरा देता है। इसके बाद फाइनली तीसरा मैच होता है जिसमें कि आरएल का अपोनेंट एक छोटा सा डैगर लेकर आया था पर आरएल उसे भी इजीली हरा देता है। आरएल एक के बाद एक मैचेस को जीत रहा था। अब आरएल का अगला मैच स्टार्ट होता है जो कि होता है इस आर्मर्ड नाइट के साथ। आरएल उस पर अटैक करने की काफी सारी कोशिशें करता है पर उसकी शील्ड उसे आराम से ब्लॉक कर पा रही थी। तब वो बंदा आरएल को बोलता है हाँ भाई तुम क्लासलेस कैसे हो सकते हैं, तुम्हें इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है और तुम्हारे पास इतनी सारी शॉर्ट स्किल्स है, क्या तुम झूठ बोल रहे हो। पर आरएल बोलता है बकवास मत करो, मुझे पता है तुम मुझे नहीं हरा सकते तो इसलिए तुम बहाने मार रहे हो। और फिर इसके बाद वो एक शील्ड बैश नाम के अटैक से आरएल पे अटैक करता है। तभी आरएल अपनी मम्मा से सीखा हुआ एक अटैक उस पर करता है जो कि होता है फ्यूचर फोर्स साइड, जिसकी की वजह से उस आर्मर्ड नाइट के पास से उसकी शील्ड गिर जाती है। और इसके बाद आरएल उस पर किक से अटैक करने लग जाता है और बोलता है देखो ये मेरी क्लासलेस स्किल्स है जो कि मैंने बस देख देख कर सीखी है। और इस बंदे को समझ में नहीं आ रहा होता ये आरएल क्या बकवास कर रहा है, कोई भी देखकर कैसे स्किल्स सीख सकता है। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स होते हैं जो कि कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता। तो आरएल उसे हराने के लिए उसी का अटैक यूज करने की बोलता है और वो हैरान हो जाता है पर तभी आरएल उसकी शील्ड को उठा लेता है और जैसे वो अटैक करता है तो आरएल उसी के स्टाइल में उसी को पैरी कर देता है। आरएल फिर एक ब्लिंक डैश नाम की टेक्निक को यूज करता है जो कि इसने इसी बंदे से सीखी थी और इस टेक्निक की वजह से ये बंदा हार जाता है। आरएल बोलता है देखा अगर मुझे सही टाइम मिले तो मैं किसी की भी कोई सी भी स्किल कॉपी कर सकता हूँ। और इस मैच का भी विनर आरएल हो जाता है। अब तक क्राउड में काफी सारे लोग आरएल के विरुद्ध हो चुके थे, उन्हें लग रहा था कि आरएल क्लासलेस कैसे हो सकता है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो उसे डिस्क्वालीफाई करने की मांग करने लगते हैं। और इस मैच की जो अनाउंसमेंट कर रही थी वो सब लोगों को आरएल का सर्टिफिकेट दिखाती है जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ था कि आरएल क्लासलेस है और इस सर्टिफिकेट के हिसाब से आरएल को डिस्क्वालीफाई नहीं करा जा सकता। लिलिया तो काफी ज्यादा पैसे ऑलरेडी आरएल पे लगा चुकी थी तो लिलिया काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि अगर हम यहाँ से हार भी जाते तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने इनफ पैसे कमा लिए हैं। तब रेनर लिलिया से पूछते कि ये तुमने इतने सारे पैसे कैसे लगाए। तब लिलिया बताते कि दरअसल उसने और ज्यादा लोन लिया था और रेनर को उसकी हरकतों पे काफी ज्यादा शक था क्योंकि ये इतना लोन ले रही थी, हो सकता है इसकी वजह से गिल्ड का नामो निशान मिट जाए। पर लिलिया अपनी बैट में काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि अब उन्होंने ऑलरेडी इतने पैसे कमा लिए हैं। अब इस तरफ अगला मैच स्टार्ट होता है जो कि होता है एक समुराई और आरएल के बीच। आरएल धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा था पर उसे पता था कि समुराई की रेंज काफी कम होती है पर वो उस समुराई की फॉर्म को देखकर समझ जाता है कि अगर आरएल इसकी रेंज में जाएगा तो वो मारा जाएगा। और समुराई भी उसकी इस काबिलियत की तारीफ करता है
और बोलता है तुम काफी ज्यादा तेज हो। पर फिर आरएल को देखते हैं जो कि धीरे धीरे कर उसकी रेंज में एंटर हो रहा था। सामुराई बोलता है लग रहा है तुम या तो कोई ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो या फिर कोई पागल हो, तुम मेरी रेंज में खुद ही आ रहे हो। तो आरएल बोलता है मैं तुमसे काफी ज्यादा फास्ट हूँ, मैं तुम्हारे किसी भी अटैक को डॉज कर सकता हूँ। अब धीरे धीरे करके आरएल उस सामुराई की रेंज में पहुंच जाता है और वो सामुराई एक डैशिंग फ्लैश का इस्तेमाल करता है जिससे कि वो आरएल को वहीं पर काट देता। पर आरएल इतना ज्यादा फास्ट था कि वो इसके अटैक को बीच में डॉज कर लेता है और इसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो बोलता है माना तुम काफी ज्यादा फास्ट हो, पर मेरी मॉम तुमसे कई गुना ज्यादा फास्ट थी जो कि मेरी टीचर रह चुके हैं, तो तुम्हारी ये स्पीड मेरे आगे कुछ भी नहीं है। और इसके बाद वो एक पियर्सिंग टेम्पेस्ट नाम के अटैक से उसको भी ढेर कर देता है। और सारे लोग बोलते हैं कि ये तो स्वॉर्ड प्रिंसेस की अल्टीमेट स्किल है, ये आरएल कैसे कर सकता है। और आरएल ने ये मैच भी जीत लिया था। सारे लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा था। वे लोग बोल रहे थे कि टॉप गिल्ड ड्रैगन फैंग ही है, ये जो ब्लैक ब्लेड है ये तो काफी ज्यादा टट्टी गिल्ड है, इनके ऊपर इतने सारे पैसे लगाए थे और इनकी चक्कर में हम सारे पैसे हार चुके हैं। तभी अनाउंसर सब लोगों को चुप करवाती है और लिलिया आरएल के ऊपर झपट्टा मारती है और वो बोलती है आरएल थैंक यू, चलो हम शादी कर ले। हाँ भाई, अपनी लिलिया आरएल के इतने से मैच को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई है, इतना कि वो शादी करने पर आ चुकी है। तब आरएल बोलता है तुम दरअसल मुझे मेरी बहन की याद दिलाती हो। पर लिलिया भी बेशर्मों की तरह आरएल के पीछे पड़ी थी। वो बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी बहन की याद दिलाती तो मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा करीब होगी, है ना आरएल। पर आरएल देखता है कि जो रेनर है वो भी उसे गले मिलने के लिए काफी ज्यादा खुश होती है। तो आरएल बोलता है चलो रेनर, मैं तुमसे गले मिल सकता हूँ, पर हाँ तुम्हें वो आर्मर हटाना पड़ेगा वरना वो मुझे चुप जाएगा। और हम समझ सकते हैं आरएल क्या कहना चाह रहा था। वो लोग आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और हमारी इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एम करते हैं पूरी की पूरी 20 लाइक्स का और इसका सेकंड पार्ट ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में है। इसे जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसके अभी नए एपिसोड्स नहीं आए, जैसे उसके नए एपिसोड्स आएंगे वैसे ही उसकी भी एक थर्ड पार्ट आ जाएगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा।